हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पापिया चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मिनी माता गर्ल्स कॉलेज। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत लगान रेंट के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आइए, साधारण शब्दों में या हम कहें सामान्य शब्दों में लगान का अर्थ उस राशि से होता है जो भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, खेत, खाद आदि के उपयोग के फलस्वरूप मालिक को दी जाती है। किंतु अर्थशास्त्र में लगान से तात्पर्य राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है। आज इस लगान को हम पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लगान में का अर्थ बताया गया कि राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है। लगान की परिभाषा को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रतिष्ठित परिभाषा जिसे क्लासिकल डेफिनेशन और दूसरा आधुनिक परिभाषा मॉडर्न डेफिनेशन। प्रतिष्ठित परिभाषा रिकार्डो, टॉमस, कार्वर, मार्शल के द्वारा दी गई और आधुनिक परिभाषा बोल्डिंग, जॉन रॉबिन्सन, बेनेहम और लिप्से के द्वारा दी गई। प्रतिष्ठित परिभाषा के अंदर हम रिकार्डो परिभाषा लेते हैं कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग में दिया जाता है। इसके बाद एक आधुनिक परिभाषा के रूप में हम रॉबिन्सन की परिभाषा लेते हैं कि किसी साधन का लगान उस साधन में उस बचत को कहते हैं जो उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है, जिसके कारण यह साधन उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। इसके अंतर्गत अगले स्लाइड में देखिए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आर्थिक लगान भूस्वामी को मिलने वाला एक अतिरिक्त उत्पादन होता है। लगान का निर्धारण सीमांत भूमि लगान रहित भूमि से होता है। यह सीमांत भूमि की उपज में वृद्धि अथवा कमी के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। आर्थिक लगान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार से अब अगले स्लाइड में देखिए कि लगान के प्रकार। लगान के अंतर्गत 3 प्रकार बताए गए हैं: कुल लगान, ग्रॉस रेंट, आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट और प्रस्वीदा या ठेके का लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। कुल लगान, ग्रॉस रेंट। सामान्य शब्दों में कुल लगान जब कोई किराएदार किसी भूमि या मकान के उपयोग के बदले में देता है तो उसे हम कुल लगान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कुल लगान भूमि के पुरस्कार के अतिरिक्त लगान जैसे भूमि के सुधार के लिए लगाई गई पूंजी का ब्याज, धन, भूमि के उचित प्रबंधन करने का व्यय, धन, भूस्वामी द्वारा उठाई गई जोखिम का पुरस्कार माना जाता है। दूसरा है आर्थिक लगान अर्थात इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग है जो भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कुल आय में से उत्पादन लागत हटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे आर्थिक लगान कहते हैं। तीसरा है ठेके का लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ठेके का लगान वह है जो भूस्वामी और कृषक को परस्पर समझौते के द्वारा निश्चित होता है। चूंकि यह लगान का आधार पारस्परिक समझौता है, इसलिए वह भूमि की आर्थिक लगान के बराबर या इससे कम या इससे अधिक हो सकती है। इसके बाद लगान निर्धारण के सिद्धांत। लगान निर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि लगान निर्धारण के थ्योरी ऑफ रेंट डिटर्मिनेशन 2 है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत जिसे लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा है लगान का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो का लगान सिद्धांत लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि स्वामी को मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के उपभोग के उपलक्ष्य में दिया जाता है। यहाँ पर रिकार्डो ने अपने लगान निर्धारण के सिद्धांतों को कुछ शीर्षकों में उनकी व्याख्या की है। पहला है लगान कहाँ पैदा होता है, दूसरा लगान क्यों पैदा होता है, तीसरा लगान की मात्रा किसके बराबर होती है, चौथा विस्तृत खेती में लगान, गहरी खेती में लगान और स्थिति संबंधी
लगान। सबसे पहले लगान कहाँ पैदा होती है? लगान केवल भूमि साधनों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि भूमि की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रकृति के द्वारा प्राप्त निःशुल्क उपहार है और भूमि की पूर्ति सीमित होती है। रिकार्डो का मत है कि भूमि की उर्वरा शक्ति दो प्रकार से होती है, एक अविनाशी जिसको मूल कहते हैं, मूल उर्वरा शक्ति, और दूसरा अर्जित उर्वरा शक्ति। जब भूमि के प्रत्येक टुकड़ों में प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के द्वारा जो उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है उसे हम अविनाशी या मूल उर्वरा शक्ति कहते हैं, और इसके विपरीत ही यदि मानवीय प्रयासों के द्वारा जो उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं अर्जित उर्वरा शक्ति। रिकार्डो का मानना है कि लगान भूमि की के केवल मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, और भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के तात्पर्य भूमि की उन शक्तियों से है जिनके रहते ही भूमि के भिन्न भिन्न टुकड़ों की उपजाऊपन में भिन्नता होती है, और जहाँ अधिक उपजाऊ होगी उससे अधिक उत्पादन, और जहाँ कम उपजाऊ होगी वहाँ कम उत्पादन। तो अधिक उपजाऊ भूमि और कम उपजाऊ भूमि के उपज के अंतर के आधार पर आर्थिक लगान का निर्धारण होता है। दूसरा, उन्होंने कहा लगान की मात्रा किसके बराबर होती है? तो लगान की मात्रा कितनी होगी, इसका उत्तर 3 स्थितियों में दिया गया है। पहला है कि विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान का उदय, अर्थात ऐसी स्थिति में भूमि पर कोई लगान उपलब्ध नहीं होता जब उसमें जनसंख्या की बढ़ जाती है और लोगों में भूमि की मांग बढ़ जाती है, और अच्छी भूमि की मात्रा भी सीमित होने के कारण लोग घटिया भूमि की खेती करने लगते हैं। तो सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमि पर आय तथा उत्पादन लागत का अंतर अधिक होगा, और यही अंतर ही आर्थिक लगान के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा है खेती की स्थिति तथा लगान। लगान के लिए उर्वरता जो का अंतर जरूरी नहीं है, क्योंकि समान रूप से उपजाऊ होने पर भी खेती की स्थिति में अंतर होने के कारण लगान उत्पन्न हो सकता है। यह स्पष्ट है कि कोई उपजाऊ भूमि सीमांत भूमि कहलाएगी जब वह किसी समय विशेष पे जोती जाने वाली भूमि में से जो भूमि बाजार में सबसे अधिक दूर पर होगी, और शेष सभी भूमि जो अधिक सीमांत या पूर्व सीमांत भूमि कहा जाएगा, तो सर्वाधिक दूरस्थ भूमि लगान रहित होगी और इससे पहले वाली भूमि लगान सहित होगी। तो स्थितियों में अंतर के कारण लगान का उदय होता है, और इसे ही हम कहते हैं खेती की स्थिति के आधार पर लगान का निर्धारण। तीसरा है गहन खेती के अंतर्गत लगान का निर्धारण। जब एक ही भूमि पर श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयां लगाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो इसे गहन या गहरी खेती कहते हैं। रिकार्डो का लगान सिद्धांत में विस्तृत और गहन खेती दोनों ही क्रियाशील होती है। भूमि की पूर्ति चूंकि सीमित होती है इसलिए घटिया किस्म की भूमि काम में लाई जाती है, और दूसरा है कि पूर्ति उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने के कारण गहन खेती करनी पड़ती है। तो इससे स्पष्ट है दो सिद्धांत सर्वव्यापी है कि उत्पत्ति ह्रास नियम और जनसंख्या वृद्धि। रिकार्डो के सिद्धांत के आधार पर रिकार्डो के कुछ मान्यताएं, जैसे यह सिद्धांत दीर्घकालीन है, दूसरा सीमांत भूमि तथा लगान रहित भूमि के विचार पर आधारित है, यह भूमि पूर्ति की मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से सीमित है, भूमि की उर्वरता तथा स्थिति में भिन्नता के कारण भिन्नता है, कृषि पर उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना, और यह सिद्धांत सीमांत भूमि अथवा लगान रहित भूमि दोनों पर आधारित है। ये इनकी मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो के लगान सिद्धांत को एक दृष्टि में अगर प्रस्तुत करना चाहेंगे तो सारांश रूप में कुछ बिंदुओं में हम प्रस्तुत कर सकते हैं।
आप इस बिंदुओं को देखिए। लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है। लगान भूमि की उर्वरता में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा है लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्ति के उपयोग के बदले दिया जाता है। लगान सीमांत तथा अधिसीमांत भूमि का अंतर है। भूमि की स्थिति का प्रभाव भी लगान पर पड़ता है। अगला बिंदु है रिकार्डो के अनुसार लगान एक अनुपार्जित आय है, क्योंकि इसके लिए भूमि को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इस सिद्धांत को में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण लगान की उत्पत्ति को बताया है। लगान का इस सिद्धांत का एक बिंदु, लगान वस्तु की कीमत में सम्मिलित नहीं होती। अगला और अंतिम, लगान कीमत को निर्धारित नहीं करता बल्कि स्वयं कीमत द्वारा निर्धारित होता है। दृष्टि में हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार रिकार्डो सिद्धांत के भी आलोचनाएं आई और इसमें सबसे पहली आलोचना है भूमि की मौलिकता तथा अविनाशी शक्तियां। लगान भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमि की उर्वरता शक्ति मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। आज विज्ञान के सहारे जलवायु कृषि प्रणाली में परिवर्तन करके बंजर भूमि को भी हरी और भरी बनाई जाती है। तो इस स्थिति में केवल अविनाशी कहना उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरा है कृषि एक ऐतिहासिक क्रम गलत। जैसा कि इसमें रिकार्डो सिद्धांत का इस सिद्धांत पर आधारित आलोचना की गई कि कृषि का जो क्रम बताया गया है रिकार्डो के द्वारा वह गलत है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि भूमि पर उर्वरता के अनुसार ही खेती की जाएगी। सबसे पहले उत्तम भूमि पर खेती नहीं की जाती, उस भूमि पर भी खेती की जाती है जो यातायात की सुविधा के कारण सरलता से उपलब्ध हो। तीसरी आलोचना है सीमांत या लगानहीन भूमि की कल्पना मिथ्या है। वास्तव जीवन में लगानहीन भूमि नहीं उपलब्ध होती, नहीं देखा जाता, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो घटिया भूमि पर भी लगान लिया जाने लगता है। अगला बिंदु है पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की मान्यता अवास्तविक है। अन्य पुराने सिद्धांतों की भांति रिकार्डो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन पूर्ण प्रतियोगिता एवं दीर्घकाल के अंतर्गत किया है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। आलोचना का अगला बिंदु है लगान भूमि की मात्रा सीमित होने के परिणाम माना जाता है, न कि उर्वरता का। आलोचकों का मत है कि लगान भूमि की उर्वरता के कारण नहीं बल्कि इसकी सीमितता के कारण होता है, क्योंकि अच्छी भूमि के लगान का प्रादुर्भाव इसलिए होता है कि वह सीमित मात्रा में है। लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधनों पर भी लगान प्राप्त होता है, जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती। लगान के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। आधुनिक अर्थशास्त्री का मत है उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पुरस्कार का निर्धारण जिस सिद्धांत के अनुसार होता है, उसी के आधार पर भूमि में भी लगान के सिद्धांत का निर्धारण हो सकता है। उत्पत्ति ह्रास विषय को रोका जा सकता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत की मान्यता घटते प्रतिफल के नियम पर की क्रियाशीलता रहता है, परंतु तकनीकी और संगठनात्मक सुधारों से भी इसमें परिवर्तन संभव है। इसकी क्रियाशीलता को रोका जा सकता है। लगान अल्पकाल में भी उत्पन्न होता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत केवल दीर्घकाल में ही लागू होता है, जो कि वास्तविक नहीं है, क्योंकि लगान अल्पकाल में भी उत्पन्न हो सकता है। श्रम की पूंजी ही एक एकल समरूप साधन नहीं है, अर्थात रिकार्डो के समस्त विश्लेषण में श्रम और पूंजी को एक समरूप साधन के रूप में लिया गया है, जिसकी क्रमिक मात्राएं भूमि पर व्यवहार की जाती है। यह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पूंजी और श्रम दो पृथक पृथक साधन हैं और जो भिन्न भिन्न पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अंतिम आलोचना है लगान कीमत निर्धारण नहीं करता। रिकार्डो के अनुसार वस्तु की कीमत में सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि निम्न कोटि की भूमि पर खेती तभी की जाती है जब कीमत इतनी बढ़ जाए कि उस भूमि की
उपज की उत्पादन लागत निकल आए। अतः कीमत की लगान का निर्धारण करती है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझाया गया। लगान का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का कहना है, लगान के आधुनिक सिद्धांतों की 3 विशेषताएं होती। लगान का आधुनिक सिद्धांत के अनुसार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लगान के कुछ सिद्धांतों विषय वस्तुओं को बताया कि कुछ प्रमुख तत्व होती हैं। पहला है लगान कहाँ पैदा होता है, दूसरा लगान आधुनिक सिद्धांत का आधार, तीसरा लगान की माप, चौथा लगान उत्पन्न होने के कारण। अब हम इन तत्वों को विस्तृत रूप में समझेंगे कि लगान कहाँ पैदा होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि की भांति अन्य साधनों में भी सीमितता का गुण पाया जाता है, इसलिए वे भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन, चाहे वह भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो या साहस, वह लगान प्राप्त कर सकते हैं। लगान का आधुनिक सिद्धांत का दूसरा प्रमुख तत्व है आधुनिक सिद्धांत का आधार। उत्पादन के समस्त साधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है विशिष्ट साधन, दूसरा है अविशिष्ट साधन। विशिष्ट साधन वो होते हैं जिनका उपयोग केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए किया जा सकता है और जिसमें गतिशीलता बिल्कुल नहीं होती। अविशिष्ट साधन मात्र वे होते हैं जिनका उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों में के लिए किया जाता है और जिनमें पूर्ण रूप से गतिशीलता पाई जाती है। विशिष्टता से संबंधित 3 उल्लेखनीय बात है। विशिष्टता एक गुण है जो किसी समय में कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है। दूसरा, जो साधन आज विशिष्ट हैं, वह भविष्य में अविशिष्ट हो सकता है। इसी के आधार पर वास्तविक संसार में कोई भी साधन न तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है और न ही पूर्ण रूप से अविशिष्ट। उत्पादन के साधन अंशतः विशिष्ट और अंशतः अविशिष्ट होते हैं। सारांश रूप में हम कहें तो लगान विशिष्टता का वह भुगतान है चूंकि एक साधन एक प्रायः आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है। इसलिए एक साधन के पुरस्कार में उस सीमा तक लगान का अंश होता है जिस सीमा तक वह साधन विशिष्ट होता है। तीसरा प्रमुख तत्व लगान की माप। आधुनिक परिभाषा के अध्ययन के अनुसार एक साधन के आय 2 प्रकार के हो सकती है, वर्तमान या वास्तविक आय और दूसरा है विकल्प या स्थानांतरण आय। लगान वास्तविक आय में से स्थानांतरण आय या अवसर लागत को घटा देने पर प्राप्त होता है। किसी भी साधन की वास्तविक आय में से जब हम अवसर लागत घटा देते हैं तो जितना अधिक अंतर होगा वह साधन उतना ही अधिक लगान प्राप्त करता है। इसके बाद चौथा और अंतिम तत्व है वो है लगान उत्पन्न होने का कारण। लगान विशिष्टता के कारण उत्पन्न होता है। जो साधन जिस अंश तक विशिष्ट होता है उसे उस अंश तक लगान प्राप्त होता है। जो साधन पूर्णतः अविशिष्ट होते हैं उन्हें उस अंश तक कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। इसी तथ्य के अनुसार हम अगर कहें तो वह साधन विशिष्ट है जब किसी साधन की पूर्ति बेलोचदार या सीमित होती है, अर्थात लगान विशिष्टता का परिणाम है, लगान साधन की बेलोचदार पूर्ति का भी परिणाम है। ये दोनों एक ही बात समझी जा सकती है। इसे हम 3 आधार पर समझेंगे। पहला है पूर्णतः लोचदार। जिस प्रकार पूर्णतः अविशिष्ट साधन को लगान प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार एक साधन जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार है उसे कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। तरह हम कह सकते हैं कि पूर्ण साधन की पूर्णतः लोचदार पूर्ति तथा पूर्णतः अविशिष्ट साधन दोनों ही एक बात है। इसलिए ऐसे साधनों की पूर्ति का रेखा एक सीधी रेखा बड़ी रेखा के जैसा ही दिखता है। आप स्लाइड के इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं जिसके अनुसार रेखा जो है वह सीधी OM अवसर लागत को
के ऊपर कोई बचत नहीं होती। OM बराबर OMPL साधन की कुल आय कीमत, कुल आय अर्थात अवसर लागत और उसे के कोई लागत को प्राप्त नहीं करता दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा तत्व है जब उत्पादन साधन की पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है तो कुल आय। अगले स्लाइड में देखिए, स्थिति में साधन पूर्णतः बेरोजगार है, पूर्णतः विशिष्ट है, ऐसे साधनों की पूर्ति स्थिर होती है और वह एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे साधन की पूर्ति आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर लंबवत रूप में रेखा दिखाई जाती है। इसी के आधार पर साधन की पूर्णता लोचदार से कम अथवा बेरोजगारी पूर्ति की अवस्था में लगान दोनों ही को बताया गया है। अब अंतिम में हम कहेंगे लोचदार। सभी साधनों की आंशिक रूप में विशिष्ट और अविशिष्ट होते हैं, इसलिए उनकी समस्त आय में से एक भाग लगान होता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से आधुनिक सिद्धांत के लगान का निर्धारण, कुल आय अवसर लागत बराबर लगान, साधन की मांग एवं पूर्ति की साम्य बिंदु। आप देखिए रेखा चित्र में ई बिंदु जो है वो साम्य बिंदु है, अतः साधन की साम्य कीमत OP या EM है। इस कीमत पर साधन को OM मात्रा का प्रयोग में लाई जाती है, तो साधन की कुल कीमत OM इंटू OP इजुकल टू OMEP होगा। यदि साधन की OS से कम कीमत दी जाती है तो इसकी किसी इकाई को कम पर नहीं लाया जा सकता, किसी भी इकाई को काम पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इस कीमत पर साधन काम करने को तत्पर नहीं होंगे। चित्र में SS पूर्ति रेखा पर अनेक बिंदु लिए जा सकते हैं जिस पर साधन के अलग अलग इकाइयों पर अलग अलग कीमत या आय का स्तर करने के लिए तत्पर है। अतः हम इस पर ये कह सकते हैं कि OQ मात्रा का प्रयोग करने के लिए उसे OP2 न्यूनतम कीमत देनी होगी। दूसरे शब्दों में हम कहें OQ की औसत लागत OP2 है यदि साधन की मजदूरी OP2 है से बढ़कर OP1 हो जाएगा तो साधन ON के अतिरिक्त इकाई काम करने को राजी हो जाती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि साधन की पूर्ति रेखा का प्रत्येक बिंदु हमें यह जानकारी देता है कि साधन को काम में लगाए रखने के लिए न्यूनतम कीमत क्या होनी चाहिए उसे तय करना होगा। लगान सिद्धांत को एक दृष्टि में अगर हम देखना चाहें तो कुछ बिंदुओं में बताया गया है। लगान उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। लगान उत्पन्न होने के कारण साधनों की सीमितता और विशिष्टता दोनों बताई गई है। तीसरा, पूर्णतः लोचदार पूर्ति पर भी कोई लगान नहीं मिलती। पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति पर कुल आय की लगान है। साधन की वर्तमान आय से स्थानांतरण आय को घटा देने पर लगान निर्धारण किया जाता है। लगान शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत की तुलना अगर हम करते हैं तो दोनों के तुलना बिंदु कुछ इस प्रकार आते हैं। पहला है लगान का अर्थ। रिकार्डो के अनुसार लगान सीमांत भूमि की लागत पर बचत, जबकि आधुनिक सिद्धांत लगान अवसर लागत पर बचत बताता है। दूसरा है लगान उत्पन्न होने के कारण। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अच्छी और घटिया भूमि पर की उपज के अंतर के कारण लगान निर्धारित होती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान की उत्पत्ति का मुख्य कारण साधनों की विशिष्टता अर्थात लगान विशिष्टता भुगतान है। तीसरा अंतर का कारण है तुलना। लगान की माप। रिकार्डो के अनुसार लगान सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि की उपजों का अंतर है को बताया है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आय तथा स्थानांतरण आय या अवसर लागत के अंतर को आर्थिक लगान बताया गया है। चौथा है लगान का क्षेत्र। रिकार्डो के अनुसार केवल भूमि पर ही लगान पैदा होती है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पत्ति के सभी साधनों में प्राप्त होता है, क्योंकि यह विशिष्टता का परिणाम है। अंतर का अगला बिंदु है
लगान की दर में भिन्नता। रिकार्डो के अनुसार लगान दर की भिन्नता के कारण मुख्य भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता है और इसके विपरीत ही आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान वस्तु की कीमत में शामिल नहीं होता, जबकि कीमत में लगान शामिल होता है। इस तरीके से देखते हैं कि दोनों सिद्धांतों का तुलना करने पर कुछ बिंदुएं सामने आए। अब हम लगान और कीमत का संबंध देखेंगे। साधारणतः लगान कीमत में शामिल होता है अथवा नहीं, तो इसमें दो विचारधाराएं हैं। एक है रिकार्डो के मत के अनुसार, रिकार्डो के मत के अनुसार लगान कीमत का निर्धारण नहीं करता और दूसरा है कीमत ही लगान का निर्धारण करती है। आधुनिक सिद्धांत के अर्थशास्त्रियों के अनुसार तीन बातें आई हैं। संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण में कि लगान के आधुनिक सिद्धांत में यह विचार आई कि लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता, केवल संपूर्ण समाज के संदर्भ में यह तर्क संगत है, क्योंकि पूरे समाज के संदर्भ में भूमि का कोई स्थानांतरण कीमत पर नहीं होता, वह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। फिर दूसरा है एक उद्योग की दृष्टि से भूमि के विविध उपयोग हो सकता है और इसलिए उपयोग की न्यूनतम पूर्ति की कीमत प्राप्त नहीं होती, तो इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाने लगेगा। तो लगान तथा कीमत को प्रभावित करने के लिए ये कहा जा सकता है कि लागत का अंश कहलाएगा और कीमत को प्रभावित करेगा, लेकिन न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक है, जो अधिशेष प्राप्त हो वह लगान कहलाएगा। तीसरा है व्यक्तिगत उत्पादक की दृष्टि। किसी उत्पादित वस्तु की कीमत इतनी होनी चाहिए कि भूमि के उपयोग के लिए भी भूस्वामी को चुकाया गया भुगतान लगान निकल कर आए। यदि लगान की उत्पत्ति की कीमत से वसूल नहीं होता है तो यह निश्चय उत्पादन का कार्य बंद करेगा। अतः एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो भूमि की संपूर्ण लागत उसकी लागत का अंग है। लगान को घटने बढ़ने का प्रभाव कीमत पर अवश्य पड़ता है। इस प्रकार अगला आप देख रहे हैं स्लाइड में आभास लगान। वह आय जो मशीनों और मनुष्यों द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे औजार में उपलब्ध होता है उसे आभास लगान कहते हैं। अर्थात वह आय उत्पत्ति के उन साधनों के अतिरिक्त आय जिनकी पूर्ति दीर्घ काल में तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन अल्प काल में स्थिर रहती है, उसे ही आभास लगान कहते हैं। आभास लगान को समझने के लिए दो तत्व, निश्चित साधन के संदर्भ में जिसको मार्शल दृष्टिकोण भी कहा गया है, और दूसरा होता है निर्माणकारी उद्योग की लागत के संबंध में। निश्चित साधन के संदर्भ में अल्प काल में उत्पत्ति के किसी साधन भूमि को छोड़कर मांग के अपेक्षा पूर्ति कम होने पर जो आधिक्य मिलता है उसे ही आभास लगान कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कहीं जनसंख्या की वृद्धि हुई और मकानों की संख्या तो स्थिर है और वह पूर्ति जल्दी से वृद्धि करना संभव नहीं हुआ, तो इस आर्थिक लगान तो आभास लगान कैसे होगा कि मकानों के किराए में वृद्धि के कारण मकान के मालिक को दीर्घकाल में मकान की पूर्ति दीर्घकाल में होगी, तो जो अतिरिक्त आय प्राप्त होगा उसे ही आभास लगान कहते हैं। अब इस रेखा चित्र में भी आपको समझाने का प्रयास किया गया। मशीनों की संख्या OM बताया गया है और मशीनों की मांग DD रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी के आधार पर ये बताया गया है कि संख्या के बढ़ने पर यदि उसकी पूर्ति को अल्पकाल में पूरा नहीं किया जा सकता तो उसकी कीमत में बढ़ जाएगी और उस स्थिति में अंतर को आभास लगान निर्धारित हो। दूसरा है निर्माण उद्योग के लागत के संदर्भ में दृष्टि। अब अगले चित्र में भी देख रहे हैं, उत्पादक को अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत में जितनी अधिक आय प्राप्त होती है उसे ये आभास लगान कहते हैं, क्योंकि यह अतिरिक्त आय एक तरह के निश्चित और स्थायी साधनों का प्रतिफल है। ये दो बिंदुओं पर, एक निश्चित अथवा अनुपूरक लागत और दूसरा है प्रमुख या परिवर्तनशील लागत। इसे भी
आप इस रेखा चित्र में बताने का प्रयास किया है कि आभास लगान की अवधारणा को इस चित्र के में स्पष्ट किया गया है कि AR बराबर MR रेखा कीमत को दर्शा रही है और उत्पादक के अल्पकाल में PT प्रति इकाई हानि हो रही है। इसे एक उदाहरण के रूप में हम समझाने का प्रयास किए। अब अगले स्लाइड में लगान व आभास लगान में संबंध। इसमें 3 समानताएं आप PPT में देख रहे हैं। 3 बिंदुओं में दोनों की उत्पत्ति का कारण पूर्ति की मांग है। दूसरा है दोनों ही साधन की पूर्ति की बेलोहीनता के कारण उत्पन्न होती है। और तीसरा है लगान और आभास लगान दोनों के लिए ही यह अल्पकाल महत्वपूर्ण होता है। अब इन दोनों की समानता के बाद आता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। पहला है कि लगान अल्प और दीर्घकाल दोनों में होता है, जबकि आभास लगान अल्पकाल में होता है। दूसरा है कि कभी भी लगान शून्य नहीं होता, जबकि आभास लगान शून्य भी हो सकता है। तीसरा है लगान स्थायी होता है, आभास लगान अस्थायी होता है। चौथा है प्राकृतिक साधनों का भुगतान लगान होता है, जबकि निर्मित साधनों का भुगतान आभास लगान होता है। फिर अंतिम अंतर है अर्जित आय है लगान, और यह आवश्यक आय माना गया है। अर्थात आभास लगान मानव निर्मित होने के कारण ये आवश्यक आय माना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लगान और आभास लगान में अंतर। अंतिम है आभास लगान और ब्याज। तो आभास लगान विशिष्ट पूंजी का प्रतिफल होता है और ब्याज स्वतंत्र या चल पूंजी का प्रतिफल। दूसरा, आभास लगान अल्पकाल में उत्पन्न होता है, जबकि ब्याज अल्प और दीर्घकाल दोनों में ही उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है आभास लगान कीमत द्वारा प्रभावित होता है, जबकि पूंजी स्वयं कीमत को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने PPT के माध्यम से आपको लगान के अंतर्गत उसका आशय, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, लगान निर्धारण के सिद्धांत, आभास लगान का संबंध, ब्याज और कीमत, सभी विषय वस्तु पर चर्चा की है। इसी के साथ यहाँ हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है।